हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स। तो बेसिकली हमने इस चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम जो है क्लास 10th का पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं लाइव प्रोसेस चैनल। लाइव प्रोसेस चैप्टर का पीवाईक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने 2020 कहाँ पे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो बेसिकली हमने 2024 के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। 2024 में क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने क्वेश्चन 10 तक अटेम्प्ट कर लिए थे। 11th क्वेश्चन आज हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो 11th में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान देंगे तो आज के टाइम पे जो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है। तो आपके पास दिया है समटाइम व्हाइल रनिंग द एथलीट सफर फ्रॉम मसल क्रैम्प, व्हाई, हाउ इज द रेस्पिरेशन इन द केस डिफरेंट फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन। जब कोई भी एथलीट दौड़ता है तो आपका उसको मसल क्रैम्प क्यों आता है, ठीक। और यहाँ पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से कितना डिफरेंस है, क्या अंतर है इसमें, ये आपको बताना है। बताइए। आपको बताया गया था कि जब एथलीट दौड़ता है तो उस टाइम पे ऑक्सीजन का इनटेक बॉडी रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, लेकिन इनटेक कम होता है। तब जब ऑक्सीजन कम बॉडी में पहुंचेगा तो आपका एनारोबिक रिएक्शन होता है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है, जिस केस में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से क्रैम्प आता है, ठीक। दूसरा, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और क्रैम्प जो आ रहा है वहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट ना होने की वजह से ऑक्सीजन के एब्सेंस में फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है, जहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एंड प्रोडक्ट है ये आपका लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है, ठीक। लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन रहा है तो लैक्टिक एसिड बनेगा, तो ये आपका क्रैम्प कॉज। अगला क्वेश्चन बोल रहा है राइट द अदर नेम ऑफ द लिम्फ स्टेट टू फंक्शन। लिम्फ का अदर नेम क्या है, तो लिम्फ का दूसरा नाम है टिश्यू फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक। लिम्फ का दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसका दो काम क्या है, तो पहला, लिम्फ आपका डाइजेस्टेड, लिम्फ आपका क्या करता है, कैरीज डाइजेस्टेड, जो भी फूड डाइजेस्ट किया गया है, एब्जॉर्ब किया गया है, जो भी फैट, उसको इंटेस्टाइन से ट्रांसफर करने का काम करता है, टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। इंटेस्टाइन के अंदर जो भी चीजें डाइजेस्ट की गई हैं, जो भी फैट एब्जॉर्ब किया गया है, उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। दूसरा, ये आपकी बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, इसको ड्रेन करता है, बाहर निकालता है और दोबारा ब्लड में मिला देता है, ठीक। सेल के बीच में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको बाहर निकाल के ब्लड के अंदर मिलाने का काम करता है। और तीसरा फंक्शन क्या है कि ये इन्फेक्शन से लड़ने का काम कर रहा है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे ये क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट आपको बताना है और उसमें आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इसको कर लेते हैं, ठीक। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बनाने के लिए आपको दो काम करना है। पहला काम क्या करना है कि आपको कुछ इस तरीके का सेटअप बनाना है, ठीक। अब यहाँ पे आपने एक सेटअप बनाया और लाइम वाटर में सीरीज लगाया और यहाँ पे लाइम वाटर और ऑक्सीजन, मतलब एक इंसान यहाँ पे स्ट्रॉ की मदद से फूकेगा अंदर। तो आपने क्या काम किया, आपने दो हेल्दी प्लांट्स लिए, प्लांट ए और प्लांट बी, दो हेल्दी प्लांट लिए, प्लांट ए एंड प्लांट बी, सेम साइज के। अब यहाँ पे दोनों ही प्लांट को आपने डार्क रूम में रख दिया 3 दिन के लिए।
ताकि उनकी बॉडी में जो स्टार्च प्रोड्यूस हुआ है वो स्टार्च हट जाए, रिमूव हो जाए। ठीक, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उनको एक ग्लास कंटेनर के अंदर रखेंगे जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। और दोनों ही प्लांट को आप अलग अलग जार में रखेंगे, बॉटम सील कर देंगे जार का वैसलीन से। अब कीप बोथ प्लांट इन सनलाइट, अब आपने प्लांट को सनलाइट के अंदर रखा दो घंटे के लिए, उसमें से एक लीव आप निकालेंगे, दोनों ही प्लांट से एक एक लीव आप दोनों प्लांट से निकालेंगे, और उसके बाद आप उनको टेस्ट करेंगे कि उनके अंदर स्टार्च बना है या नहीं, आयोडीन सोल्यूशन डालकर। ठीक, अब आपको ऑब्जर्व ये करना है कि जो लीव पॉटेड प्लांट ए के अंदर है जहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपने रखा था, वो ब्लू से ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। दूसरा लीव जो कि पॉटेड प्लांट पॉटेड बी पॉट में रखा गया है, ये आपका ब्लू से ब्लैक में ये आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका स्टार्च प्रोड्यूस हुआ है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, और CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा आपका पॉटेड प्लांट ए के अंदर। इसी वजह से आपका पॉटेड प्लांट ए के अंदर अगर फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर रहा है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म ना करने की वजह से स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुआ है। ठीक, दूसरा आपके पास क्वेश्चन आता है ये। ठीक, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में जो सेटअप शो किया है, एटमॉस्फेरिक एयर इज बीइंग पास्ड इनटू द लाइम वाटर विद द सिरिंज व्हाइल इन डायग्राम सेकंड एयर इज बीइंग एक्सेल्ड इनटू द लाइम वाटर। ठीक, द टाइम टेकन फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की इन बोथ द टेस्ट ट्यूब विद डिफरेंट गिव रीजन। तो दोनों ही डायग्राम में आप देखेंगे तो एक जगह पे हमने सीरीज से हवा डाली है लाइम वाटर के अंदर, एक जगह हमने डायरेक्टली एक्सेल किया है, तो दोनों में जो ये स्लाइम वाटर है ये मिल्की में कन्वर्ट होने में टाइम लगा है। कारण क्या है, सिंपल, सेटअप 1 में आप देखेंगे तो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है थोड़े टाइम बाद, और सेटअप 2 में एक्सेल्ड एयर है, उसमें लाइम वाटर तुरंत मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है। रीजन, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें CO2 का परसेंटेज कम है एज कंपेयर टू एक्सेल्ड एयर। ठीक, अगला है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एन ओपन स्टोमेटल कोर एंड लेबल गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट ऑन इट एंड मेंशन टू फंक्शन ऑफ इट। तो ये आपका डायग्राम है गार्ड सेल का। गार्ड सेल ओपन बोला है तो ये आपका ओपनिंग दिया हुआ है। ठीक, तो ये आपका ओपनिंग हो गया, ये आपके गार्ड सेल्स हैं, और ये आपके बीच में बेसिकली, एक मिनट, ये जो है आपके क्लोरोफिल हैं, और ये आपका गार्ड सेल है। ठीक, हो गया, लेबलिंग हो गया। दो फंक्शन आपको लिखने हैं, तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट है गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन आपके पास और दिया हुआ है, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ इन द पोजीशन ऑफ रिब एंड डायफ्राम विल बी। अगर आप सांस अंदर लेते हैं तो आपके रिब्स और डायफ्राम का क्या पोजीशन होगा? लिफ्ट रिब्स एंड कर्व डोम शेप डायफ्राम, लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम, रिलैक्स्ड रिब एंड फ्लैटेंड डायफ्राम, रिलैक्स्ड रिब एंड कर्व डोम शेप डायफ्राम। जल्दी बताइए इसका आंसर। तो बेसिकली इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक, लिफ्ट, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो रिब्स आपका लिफ्टेड हो जाती है, रिब्स आपका ऊपर आ जाती है। ठीक, रिब्स आपका ऊपर आ जाएगी और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, ताकि आपका लंग कैविटी का एरिया बढ़ जाए। लंग कैविटी का एरिया बढ़ जाएगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा और आप सांस अंदर ले सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, for question number 2 statements are given, one labeled as an assertion and the other labeled as the reason. assertion क्या बोल रहा है? the rate of breathing in aquatic organism is much faster than in terrestrial organism. रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। दूसरा है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ओके, तो आपका एक स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट गलत है।
असर्शन सही है, असर्शन सही है, क्योंकि यहाँ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ज्यादा तेजी से सांस लेता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। लेकिन रीजन आपका गलत है। रीजन आपका गलत इसलिए है क्योंकि देखिए रीजन आपका गलत क्यों है, क्योंकि ये बता रहा है कि वाटर के अंदर हाई अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, जो कि ऐसा नहीं है। वाटर के अंदर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2024 के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है 2023 में हम जा रहे हैं। 2023, 22, 21 यही 3 साल के क्वेश्चन हमको और अटेम्प्ट करने हैं। आगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसकी वजह से होता है, ये आप बताइए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसकी वजह से होता है? तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होने का कारण क्या है? हाई प्रेशर ऑफ द गैसेज इनसाइड द सेल, मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल, स्टिमुलस ऑफ लाइट इन द गार्ड सेल, डिफ्यूजन ऑफ CO2 इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। हेलो 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 हेलो, आपके पास है गार्ड सेल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द गार्ड सेल कौन कंट्रोल करता है? तो मूवमेंट ऑफ वाटर। अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने पे गार्ड सेल ओपन हो जाएगा, वाटर कंसंट्रेशन कम होने पे गार्ड सेल क्लोज हो जाएगा। यहाँ देखिए, स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक, एंड स्टेम्स दैट अलाउ फॉर गैसियस एक्सचेंज CO2, O2 एंड वाटर बिटवीन द प्लांट एंड द एटमोस्फेयर। अब हर एक स्टोमेटा फ्लैंक्ड होता है, हर एक स्टोमेटा के पास पेयर ऑफ गार्ड सेल्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब सवाल ये आता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग कब होगा? तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर का मूवमेंट। जब गार्ड सेल के अंदर वाटर अंदर जा रहा है ऑस्मोसिस की मदद से, तो गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगा, स्वलो हो जाएगा। स्वलन होने की वजह से इसकी टर्जिडिटी बढ़ जाएगी, टर्जिडिटी बढ़ने की वजह से ये आपका ओपन हो जाता है। सवाल ये आता है कि टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल क्यों बढ़ रही है? गार्ड सेल के अंदर वाटर क्यों जा रहा है? वाटर इसीलिए जा रहा है क्योंकि पोटेशियम आयन प्रेजेंट है। पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, अब गार्ड सेल जैसे ही स्वेल करेगा तो वो बाहर की तरफ फैलेगा और स्टोमेटा आपका ओपन हो जाएगा। दूसरा, गार्ड सेल क्लोज कैसे होता है? तो जो आपका गार्ड सेल है उसमें से जब वाटर लॉस होगा, वाटर जाएगा तो वो फ्लैसिड हो जाएगा, लेस स्वॉलन हो जाएगा। लॉस होने की वजह से टर्गर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। और ये होता क्यों है? ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन गार्ड सेल से बाहर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से गार्ड सेल से वाटर बाहर जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके, और गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर लूज हो जाता है और वो श्रिंक हो जाता है और स्टोमेटा आपका क्लोज हो जाता है। एक और क्वेश्चन है आपके पास असर्शन रीजन का। असर्शन रीजन में ध्यान दीजिए, आपके पास है assertion made the inner wall of the small intestine have a finger-like projection called villi, which are rich in bloods. Okay, these villi have a large surface area to help the small intestine in completing digested food. बिल्कुल सही है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? A, B, C, D क्या होगा? इधर जो स्टेटमेंट असर्शन आपका ट्रू है, असर्शन आपका ट्रू है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई प्रेजेंट होता है जो कि स्मॉल फिंगर प्रोजेक्शन होता है और ब्लड वेसल से बहुत ज्यादा रिच होता है, जो कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं डाइजेस्टेड फूड से ब्लड स्ट्रीम के अंदर। पहला तो सही है। रीजन फॉल्स आपका क्यों? क्योंकि विलाई इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, और इसका मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट में, ना कि डाइजेशन ऑफ फूड में। और क्वेश्चन में लिखा है कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड, नहीं, अगर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता तो फिर ये आंसर ए बनता, लेकिन डाइजेशन ऑफ फूड की वजह से रीजन आपका गलत है। रीजन गलत है तो सिर्फ आपका असर्शन सही है, रीजन गलत है तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे अभी आपके पास है वाटर इन द रूट एंटर ड्यू टू, वाटर रूट के अंदर क्यों जाता है? वाटर रूट के अंदर जाने का क्या कारण है?
ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन दे रहा है द फंक्शन ऑफ रूट टू एब्जॉर्ब वाटर, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन द रूट। बताइए, बी आपका आंसर हो जाएगा। बी आंसर होने का कारण क्या है कि एक्स डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन बिटवीन द रूट। रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर सॉइल से, प्रोसेस ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करके। और ये प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि आयन का कंसंट्रेशन अलग है रूट और सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से वाटर आपका रूट के अंदर मूव करता है ताकि कंसंट्रेशन जो डिफरेंस है उसको बैलेंस किया जा सके। ठीक, अगला, as compared to terrestrial organism, the rate of breathing in aquatic organism is, ठीक, the rate of breathing in aquatic organism faster because they need more oxygen for survival, faster because the amount of dissolved oxygen is fairly low, slower because the amount of dissolved oxygen in water is fairly low, slower because the capacity of water of dissolving atmosphere is limited। तो बेसिकली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म फास्टर होगा। बी और ए में से ही कोई एक आंसर होगा। अब सवाल ये है, दे नीड मोर ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो। क्या आंसर होगा? तो आंसर आपका बी होगा। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ब्रीदिंग रेट हाई होता है, पहली चीज। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की वजह से, क्यों? क्योंकि जो भी ऑक्सीजन आपका वाटर के अंदर डिजॉल्व है ये वही इस्तेमाल करते हैं, और जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर के अंदर है वो कम होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। इसी वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा तेजी से सांस लेना होता है ताकि वो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, इसको ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन। ये एक डायग्राम दिया है और इसके प्रोसेस को आपको एब्जॉर्ब करना है और इसके इंपॉर्टेंस को आपको बताना है। ठीक, पहला दिया है इवेपोरेशन, मेंटेन वाटर कंटेंट इन द लीफ। बी, एक मिनट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, अब चारों ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। Evaporation maintain the water concentration of the leaf. Transpiration create a suction force which pull water inside the plant. Excretion help in excreting out waste water from the plant. Translocation help in transport material from one side to another। तो आप ध्यान देंगे तो वाटर का मूवमेंट इसमें दिखाया गया है, वाटर का मूवमेंट इसमें दिखाया गया है जो कि डिफरेंस इन द आयन, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन की वजह से होता है। तो अब यहाँ पे एक लीफ दिखाई गई है, लीव में से वाटर वेपर इवेपोरेट हो रहा है। मैंने आपको बताया था लीव में से वाटर वेपर इवेपोरेट होगा तो यहाँ पे जो पानी है वो तो वाटर वेपर बन के उड़ गया, तो नीचे जो पानी है वो इसकी जगह लेगा, ये इसकी जगह लेगा, ये इसकी जगह लेगा, तो ये सब वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे तो नीचे खाली जगह क्रिएट होगा, तो सॉइल से वाटर आपका यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। और ऐसे प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये एक सक्शन फोर्स क्रिएट करता है जो कि वाटर को प्लांट के अंदर खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास डिटेल में। ट्रांसपिरेशन एक वाइटल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट के अंदर, जो कि लॉस ऑफ वाटर वेपर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से हो रहा है उसकी वजह से बनता है। ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तीन तरीके से। पहला, वाटर के मूवमेंट में एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है जो कि पानी को खींचता है रूट से जाइलम के अंदर, रूट टू द जाइलम। ठीक, दूसरा है न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल, मतलब रूट से जो वाटर और मिनरल डिजॉल्व ऑब्जॉर्व हुआ है उसको अपर पार्ट ऑफ द प्लांट लीफ तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है तो आपको पता है लीफ के सरफेस से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, और जहाँ पे भी इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होता है, तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है प्लांट के अंदर। तो ड्यूरिंग डे जब स्टोमेटा आपका ओपन होता है तो ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक, तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो ये बेसिकली एक फोर्स ड्राइव कर रहा है, वाटर का मूवमेंट अपवर्ड हो रहा है। नाइट के अंदर रूट प्रेशर काम करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू रूट प्रेशर पानी को ऊपर भेजने का काम करता है। तो ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, ताकि प्लांट हाइड्रेटेड रहे और प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन की सप्लाई बराबर
होती रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए, द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट टेक प्लेस इज एक्स, विच हेल्प इन वाई, हियर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली आर। बताइए जल्दी से, ये आंसर आपको हो जाएगा, एक्स और वाई क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, टेक प्लेस इज एक्स, विच हेल्प इन वाई। एक्स आपको समझ में आ गया होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो आपके पास बोला गया द प्रोसेस इन विच वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट टेक प्लेस इज एक्स, बिल्कुल सही, ट्रांसपिरेशन, ये मैंने आपको अभी बताया जस्ट, आप क्वेश्चन ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है ये आपका वाटर वेपर के फॉर्म में एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से जाता है स्टोमेटा लीफ के थ्रू। इंपॉर्टेंस क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन, मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो ट्रांसपिरेशन आपका हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेशन में बाय कूलिंग द प्लांट। जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट होता है लीफ सरफेस से, वैसे वैसे हीट एनर्जी लॉस होती है और प्लांट ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन कर पाता है। ये क्वेश्चन देखिए, असर्शन दिया है द वॉल ऑफ आर्टरिया आर थिकर देन दोज ऑफ द वेंट्रिकल, आर्टरिया की वॉल बहुत ज्यादा मोटी है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। और दूसरा है वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन एट अ हायर प्रेशर, वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना होता है अदर ऑर्गन ड्यू टू हाई प्रेशर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, देखिए डी, द वॉल ऑफ एट्रिया थिकर देन दोज ऑफ द वेंट्रिकल, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत, इसीलिए है कि जो वॉल है वो वेंट्रिकल की थिक होती है ना कि एट्रिया की। ठीक, वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है ना कि एट्रिया की, पहली चीज। तो आपका स्टेटमेंट ए गलत हो गया, स्टेटमेंट ए गलत हो गया, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर डी हो जाएगा। वेंट्रिकल के पास थिकर वॉल होती है, क्यों, क्योंकि उनको ब्लड पंप आउट करना होता है हार्ट से टू द लंग एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक, जिसकी वजह से ज्यादा फोर्स उनको चाहिए और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उनकी वॉल को थिक किया गया है ताकि वो फट न जाए, बर्स्ट न कर जाए। वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन एट हाई प्रेशर। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना होता है आर्टरीज में थ्रू आउट द बॉडी एट हाई प्रेशर। ठीक, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे आपको मिलता है टू ग्रीन प्लांट आर केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर, दो हरे प्लांट को अलग अलग रखा गया है जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है। वन इन द डार्क एंड द अदर इन सनलाइट, एक को आपने डार्क रूम में रखा है, एक को आपने सनलाइट में रखा है। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि प्लांट जो डार्क रूम में रखा है वो क्यों सर्वाइव ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पा रहा है। सिंपल सी बात है कि आपने एक प्लांट को डार्क में रखा है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि डार्क रूम में वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा और ऑक्सीजन उसके पास अवेलेबल नहीं है, और फोटोसिंथेसिस वो परफॉर्म नहीं करेगा तो फूड प्रोड्यूस नहीं करेगा और बिना खाना के वो रेस्पिरेशन करना शुरू करेगा, और रेस्पिरेशन भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से वो प्लांट मर जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, लिस्ट द इवेंट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है क्लोरोफिल के थ्रू। ठीक, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई क्लोरोफिल के थ्रू। दूसरा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और जो वाटर है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब किया गया है उसको कार्बोहाइड्रेट में तोड़ा जाता है। ठीक, ये आपके तीन प्रोसेस, कोई दिक्कत। यहाँ पे आप क्वेश्चन दिया हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स फूड, पैरामीशियम अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है, पैरामीशियम अपना खाना कैसे लेता है।
लिस्ट द रूल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम। दो क्वेश्चन आपके पास दिए हैं। हाउ पैरामीशियम ऑब्टेन फूड, लिस्ट द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ट्रिप्सिन, मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक एंड सलाइवरी अमाइलेज, इन सबका क्या रोल है डाइजेशन ऑफ फूड में, ध्यान दीजिए। तो पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है। हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है सीलिया, जो कि आपका इंटायर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इसकी मदद से ये फूड को कलेक्ट करता है, पहला काम। अब उसके बाद ये आपकी बॉडी में सीप इनसाइड द बॉडी थ्रू द ओरल रूट्स, आपकी बॉडी में घुस जाएगा। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिक बना देती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, और एंजाइम पेप्सिन ही प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन क्या काम करता है, तो ट्रिप्सिन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करता है स्मॉलर पेप्टाइड में। ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करता है स्मॉलर पेप्टाइड में, ड्यूडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ड्यूडेनम होता है उसके अंदर। दूसरा, ट्रिप्सिन हेल्प करता है डाइटरी प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में, ठीक, डाइटरी प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में, अमीनो एसिड के चेन को तोड़ने में, और ये प्रो एंजाइम, ये कई सारे प्रो एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है, जो कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प कर रहा है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड में तोड़ रहा है, जो कि ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। ट्रिप्सिन डाइटरी प्रोटीन, जो मिल्क के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनको तोड़ता है, उनके अंदर जो अमीनो एसिड का चेन होता है उसको तोड़ता है, और ये कई सारे प्रो एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है, जो कि पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। अगला है मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक। मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है पीरियोडिकली, जिसकी वजह से फूड की चर्निंग होती है, फूड की मिक्सिंग होती है, ठीक, डाइजेस्टिव एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जिसकी वजह से केमिकल डाइजेशन में हेल्प मिलती है। सलाइवरी अमाइलेज क्या काम करता है, तो सलाइवरी अमाइलेज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में, ठीक, आपके माउथ में रिलीज होता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का ये देखिए, with the help of an activity explain the action of saliva on the food we eat। और दूसरा है why is bile juice important in the process of digestion। दो चीजें आपके पास है, आपको एक एक्टिविटी से बताना है कि सलाइवा का क्या काम होता है फूड पे। तो देखिए, अब आपने क्या किया, द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड कैन बी डेमोन्स्ट्रेट थ्रू सिंपल एक्टिविटी। आपने दो टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, दो टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। अब आपने एक टेस्ट ट्यूब ए के अंदर 1 टेबल स्पून बॉइल्ड राइस डाला, और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर भी बॉइल्ड राइस डाला, बॉइल्ड राइस, और इसके अंदर भी बॉइल्ड राइस, ठीक, दोनों के अंदर डाला, और उसको च्यू किया 3 से 5 मिनट के लिए। अब आपने 3.4 ml ऑफ वाटर डाला दोनों ही में, वो डाला। अब उसके अंदर थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डाला दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। अगर आप देखेंगे तो टेस्ट ट्यूब ए का कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं है। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर आपने सिर्फ बॉइल्ड राइस डाला, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आपने बॉइल्ड राइस डाला, जो कि 3 से 5 मिनट तक आपने च्यू किया है। जब आपने च्यू किया तो इसके अंदर सलाइवा ऐड हो गया ना। अब आपने आयोडीन डाल के टेस्ट किया तो टेस्ट ट्यूब ए का कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर सलाइवा प्रेजेंट नहीं है। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर नहीं, कलर चेंज हुआ, बी के अंदर कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि अमाइलेज एंजाइम सलाइवा को तोड़ देता है, किसमें, जो स्टार्च था सिंपल शुगर में तोड़ देता है। बात समझ में आई? अगला, वाई इज बाइल जूस इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। बाइल जूस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बाइल जूस फैट को इमल्सिफाई कर देता है, फैट को तोड़ देता है स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में।
जिसकी वजह से फैट को एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। एंजाइम एंजाइम बहुत आसानी से फैट के ऊपर काम कर सकता है और ये एक अल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम काम कर सके। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना चुका है, तो बाइल जूस स्टमक के एनवायरनमेंट को अल्कलाइन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टिश्यू फ्लूइड, राइट इट्स टू फंक्शन। टिश्यू फ्लूइड का दूसरा नाम क्या है और इसके दो काम। ये सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है अगर आपको याद हो। तो टिश्यू फ्लूइड का दूसरा नाम क्या है? लिम्फ। ठीक, और इसका दो काम क्या है? पहला, ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को ये क्या करता है? कैरी आउट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड को और एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से टिश्यूज तक। दूसरा, ये एक्सेस फ्लूइड जो कि सेलुलर के अंदर प्रेजेंट है, दो सेल के बीच में जो एक्सेस फ्लूइड है उसको दोबारा से निकाल के ब्लड में मिलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आपके पास है, व्हाट विल हैपन इफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट इज रिमूव्ड और वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। दो चीजें हैं। तो अगर आप जाइलम टिश्यू को प्लांट से रिमूव कर देते हो तो जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो जब जाइलम नहीं है तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट सॉइल से नहीं होगा। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो लीव आपका सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और बाद में प्लांट आपका मर जाएगा। दूसरा, अगर हम इंजरी हो जाती है हमें और हमें ब्लीडिंग हो रही है तो क्या होगा? अगर हमें इंजरी हो जाती है और ब्लीडिंग होती है तो हमारी बॉडी में प्लेटलेट प्रेजेंट होता है जो कि सर्कुलेट करेगा बॉडी से जहां पे चोट लगी है और वहां पे मैश लाइक नेटवर्क बनाएगा, एक जाली जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा और वहां पे क्लॉट क्रिएट करेगा ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। ये भी आपको बताया गया है। व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल, हाउ डज इट हेल्प इन बर्ड एंड मैमल। देखिए, डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या काम करता है? डबल सर्कुलेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां आपका ब्लड पास करता है हार्ट से दो बार एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, दो अलग अलग रास्तों से। पहला है सिंपैथेटिक सर्कुलेटरी सर्कुलेशन और दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिंपैथेटिक सर्कुलेशन क्या होता है? जहां पे ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से बॉडी तक ट्रांसफर कर रहा है। ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से बॉडी तक ट्रांसफर कर रहा है। तो ये आ गया सिंपैथेटिक सर्कुलेशन। पैरासिम्पैथेटिक क्या है? जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हार्ट से लंग तक ट्रांसफर कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक सर्कुलेशन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या आपको बोला गया है कि इसके अंदर Why is the separation of right side and left side of the heart useful? ठीक, तो सेपरेशन क्या क्यों यूजफुल है? देखिए, जो सेपरेशन है हार्ट का राइट और लेफ्ट साइड में, ये यूजफुल है। उसके तीन कारण ये है। पहला, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को रोकता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को रोकता है। दूसरा, ये अलाउ करता है कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ज्यादा एफिशिएंटली बॉडी तक पहुंचाया जा सके। बर्ड्स और मैमल में क्यों इंपॉर्टेंट है या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? वार्म ब्लडेड होता है। ठीक, बर्ड्स और मैमल वार्म ब्लडेड होते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ताकि ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है उन्हें। इसी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई हमें कांस्टेंट रखनी होती है ताकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता रहे, हीट एनर्जी रिलीज होती रहे। दूसरा, मिक्सिंग ब्लड लीड टू इनएफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवरी। अगर ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है तो सही से ऑक्सीजन ब्लड तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक, जिसकी वजह से नहीं पहुंच पाएगा। अलाउ सपोर्टिंग दीज एनर्जी डिमांड ऑफ दीज एनिमल। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15, राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन रिलेशन टू एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। अब आपको हर एक का एक एक फंक्शन बताना है जो कि आपके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी का नाम है तो बेसिकली ये क्या करेगा? ब्लड को कैरी करेगा एओर्टा से किडनी तक ताकि ब्लड को फिल्टर किया जा सके। यूरेथ्रा यूरिन को ट्रांसफर करेगा
ब्लैडर से आउटसाइड द बॉडी। ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर करेगा यूरिन बनाने के लिए, ब्लड को फिल्टर करेगा और यूरिन निकालने का काम करेगा। लास्ट में है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मतलब वो वाटर, मिनरल, आयन जो कि प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उनको दोबारा से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक, वेस्ट ना होने दें। Explain in brief two way by which leaves of a plant help in excretion। प्लांट की लीव्स किस तरीके से एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, दो तरीके आपको बताने हैं। पहला, अब जो प्लांट की लीव्स हैं ये कैसे हेल्प कर रही हैं। पहला है स्टोमेटा। प्लांट के अंदर लीव, प्लांट में लीव के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है अपने टाइनी पोर से, इसको आप स्टोमेटा बोलते हैं, तो ये एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। दूसरा ट्रांसपिरेशन, प्लांट एक्सेस वाटर को लॉस कर देता है, प्लांट एक्सेस वाटर को अपने लीफ के थ्रू बाहर इवेपोरेट करवा देता है, जिसको आप ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक, लास्ट में वेस्ट ट्रायल। मैनी वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि प्लांट अपने लीव में स्टोर करता है, और जब पूरा लीव वेस्ट से भर जाता है तो वो अपने लीव को गिरा देता है, जिस तरह से प्लांट ने अपने वेस्ट को बॉडी से, अपने प्लांट से रिमूव कर दिया। An organism which break down the food material outside the body and then absorb it as। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है अपनी बॉडी में, उसके बाद अब्सॉर्ब कर लेता है। A plant parasite cascata, an animal parasite tapeworm, a bacteria rhizobium, a fungi and rhizopus। क्या आंसर होगा इसका? 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपका आंसर है राइजोपस, डी। ठीक, राइजोपस एक फंगस है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम अपनी बॉडी के बाहर सिक्रीट करता है, तो बॉडी के बाहर जो फूड मटेरियल है उसमें डाइजेशन होगा, वो फूड मटेरियल सिंपल सब्सटेंस में टूटा जाएगा और बाद में राइजोपस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपका आंसर डी। कैस्केटा क्या है? तो एक पैरासिटिक प्लांट है, ये न्यूट्रिएंट डायरेक्टली होस्ट प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये नहीं होगा। टेपवर्म भी पैरासाइट है जो कि आपका होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है, और जो न्यूट्रिशन होस्ट ने एब्जॉर्ब किया है उसी को टेपवर्म भी एब्जॉर्ब कर लेता है। राइजोबियम, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, इसका जो मेन काम है ये आपका लेग्यूमिनस रूट के साथ होता है, ये फूड को आउटसाइड ब्रेक नहीं करता है, ठीक, एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फंजाई राइजोपस। ठीक, जो कि डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी ब्रेक करता है, उसके बाद इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आपके पास है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट द वन विच इज नॉट करेक्ट। अब आपको ये चारों स्टेटमेंट देखना है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में है, और आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन आपको करना है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। कोई नहीं, ठीक है। अब आपके पास देखिए दिया है द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल इज डिफर एज इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। बिल्कुल सही बात है। द स्मॉल इंटेस्टाइन द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। द स्मॉल इंटेस्टाइन receives secretion from the liver and pancreas. The villi of small intestine absorb water from the unabsorbed food before it gets removed from the body। तो आपका जो आंसर है डी है। देखिए, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वैरीज अमंग द एनिमल एंड डिपेंडिंग देयर डाइट। जो जैसा खाना खा रहे हैं वैसा उनका साइज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जो हर्बीवोरस है वो प्लांट प्रोडक्ट को, प्लांट को कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर सेलुलोज होता है, जिसको डाइजेस्ट करने में टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है, पहली चीज। दूसरा, जो कार्निवोरस है वो फ्लैश कंज्यूम करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम कम लगता है, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली क्या है? जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, ये भी बात सही है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियास, बात सही है। ये आपका
लिवर और पेनक्रियास से सिक्रीशन लेता है, लिवर से आपका बाइल जूस आता है और पेनक्रियास से आपका पेनक्रियाटिक एंजाइम आता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है। द विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब्ड फूड बिफोर इट गेट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये गलत है, क्योंकि जो मेन फंक्शन है विलाई का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना है, ना कि वाटर को। वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है और क्वेश्चन बोला है नॉट करेक्ट, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द टाइप ऑफ ब्लड oxygenated, deoxygenated, transported by each of the following mention the path that is from one organ to another organ. Vena cava and pulmonary artery. ध्यान दीजिए, वीना कावा के अंदर दो वेन्स होती हैं, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा जो है डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से टू द राइट एट्रियम। इंफीरियर वीना कावा ट्रांसपोर्ट करती है डीऑक्सीडेटेड ब्लड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी या लेग और एब्डोमिनल आप बोल सकते हैं राइट एट्रियम में। पल्मोनरी आर्टरी क्या है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है राइट वेंट्रिकल से लंग के अंदर, और जहां पे इस ब्लड में ऑक्सीजनेशन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन ऐड किया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। एटीपी का क्या इंपॉर्टेंट है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर? व्हाट इंश्योर्स ए सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट। दूसरा क्वेश्चन। और सी है, स्टेट द कंडीशन ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन प्लांट डिपेंड्स अपॉन। तो तीन क्वेश्चन आपके पास हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आपको बताना है एटीपी का क्या रोल है सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो एटीपी एनर्जी की करेंसी होती है सेल के अंदर। एटीपी प्रोड्यूस किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसको प्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक, एटीपी एनर्जी करेंसी होती है सेल के अंदर, जो एनर्जी स्टोर करती है और रिलीज करती है रेस्पिरेशन के टाइम। रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज की जाती है, जो कि अलग अलग लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है, व्हाट इंश्योर सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो बेसिकली स्टोमेटा के थ्रू होगा। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं जो कि कांटेक्ट एयर के कांटेक्ट में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आपका एक्सचेंज किया जाता है डिफ्यूजन के टाइम पे। ठीक, तो सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट किसकी वजह से हो रहा है? स्टोमेटा की वजह से हो रहा है। लास्ट में है, स्टेट द कंडीशन ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन प्लांट डिपेंड अपॉन। ठीक, तो आपको बताना है कंडीशन। तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशन। जैसे इन्वायरमेंट की कंडीशन रहेगी उसी हिसाब से डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है। ठीक, और दूसरा, ये प्लांट की नीड पे डिपेंड करता है। रात में प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, रात में सनलाइट है नहीं, सनलाइट है नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा लेकिन एनर्जी तो चाहिए, तो रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा तो CO2 प्लांट रिलीज करेगा। दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो प्लांट को CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो दिन के टाइम पे प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, 2022 के क्वेश्चंस अभी हमें देखने हैं। 2023 के क्वेश्चंस हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, अब हमें 2022 के क्वेश्चंस को देखना है। अब 2022 में अगर आप देखेंगे तो इन ह्यूमन अमाइलेज इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द स्पेसिफिक एंजाइम जूस सिक्रेटेड इन द लोकेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड आर। अब आपको बताना है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट होते हैं, जल्दी बताइए। फर्स्ट आपका माउथ है, सेकंड आपका लिवर है, थर्ड आपका पेनक्रियास है। ध्यान दीजिए, आपके पास सलाइवा सिक्रेट होता है माउथ में, तो सलाइवा कहीं है, अमाइलेज के फॉर्म में है। ठीक, अमाइलेज, तो फर्स्ट आपका क्या होगा? फर्स्ट आपका होगा अमाइलेज। तो यहाँ पे अमाइलेज है, यहाँ पे अमाइलेज है, दोनों में से कोई एक आंसर होगा।
दूसरा क्वेश्चन दिया है सेकंड। सेकंड के अंदर आपको देखेंगे तो लिवर, लिवर आपका बाइल जूस सिक्रेट करता है जो कि फैट को तोड़ने में काम आता है, फैट को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ने के लिए काम आता है। तो सेकंड में बाइल जूस, तो बाइल जूस सिर्फ इसमें है तो आपका आंसर बी हो जाएगा। थर्ड आपका है पेनक्रियास, पेनक्रियास के अंदर पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है जिसके अंदर एंजाइम ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आपका आंसर बी है। ठीक है, अब आपके पास ये पैसेज दिया है, इसको पढ़िए। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4। टेक अ हेल्दी पॉटेड प्लांट विथ इलोंगेटेड लीव, एक हेल्दी पॉटेड प्लांट लिया, इलोंगेटेड लीव। सेलेक्ट अ लीव एंड इंसर्ट अबाउट 1/2 of the leaf in a test tube containing KOH, potassium hydroxide, and make it air tight thick. Place the setup in sun for 2 hours. Take off the leaf from the test tube and dip it in the boiling water for a few minutes. Put this leaf in the beaker with alcohol and boil it in a water bath. Wash the leaf with water and then dip the leaf in iodine solution for a few minutes. The portion of leaf dipped in KOH solution will not show any change when dipped in iodine solution. Why? तो आपको बताना है द फंक्शन ऑफ KOH टेकन इन द टेस्ट ट्यूब, बिल्कुल सही बात है। तो KOH क्या करता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक, दूसरा है रिलीज CO2। ठीक, अब क्योंकि CO2 नहीं है तो लीव आपका फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, स्टार्च को प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक, जो कि ये प्रूव करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो आपको मिलता है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी वी मे कंक्लूड दैट द फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस इज। वो जो एक्टिविटी दी है उसके हिसाब से आप कंक्लूड करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, वाटर वेपर। तो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर वाली एक्टिविटी में आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला जो कि अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से शुगर या स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब आपके पास दिया है द इवेंट दैट अकर नॉट, द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सा चीज है जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो आंसर आपका क्या है, सी है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट होता है। बस ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन रिलीज होता है ना। आगे यहाँ पे है आयोडीन सॉल्यूशन गिव ब्लू ब्लैक कलर। आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर देता है कब, स्टार्च के लिए देता है, क्योंकि हमने वहां पे आयोडीन डाला था और स्टार्च टेस्ट की बात हम कर रहे थे। द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर, अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, स्पेशलाइज्ड टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑन द ऑर्गन। तो ठीक है, तो थर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा। एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट फॉर टेकिंग फूड, बिल्कुल सही बात है। तो 4 आपका हो जाएगा, थर्ड आपका नहीं होगा। अब आपको 1 और 2 में देखना है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर नॉट टेकन और सिंपल डिफ्यूजन। तो बताइए क्या आंसर होगा? तो आंसर आपका होगा सी, सेकंड और फोर्थ। सेकंड में क्या है, सिंपल डिफ्यूजन होगा और आपके पास एंटायर सरफेस आपका कॉन्टैक्ट में है। इसको ध्यान दीजिए। चलो, which one of the following condition is true for the statement of for the state of stomata of a green leaf shown in the given diagram? अब आपको बताना है कि इस डायग्राम के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल, स्टोमेटा आपका क्लोज लग रहा है। गैसियस एक्सचेंज इज अकर इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कलेक्ट इन द गार्ड सेल। क्या होगा इसके लिए?
इसके लिए आपका आंसर है सी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल, वाटर बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकलने की वजह से आपका टर्जिडिटी रिड्यूस हो गई, ये फ्लैसिड हो गया और स्टोमेटा क्लोज हो गया। इसमें ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्लांट, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट growth and is taken up by the plant in the form of inorganic nitrate or nitrite. Okay, the soil is the nearest and the richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other mineral of the plant. बिल्कुल, तो आपका आंसर क्या है? बी। देखिए ध्यान दीजिए, अब आपके पास है असर्शन और रीजन तो करेक्ट है। देखिए नाइट्रोजन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए, जो कि प्लांट आपका नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, सॉइल आपका गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होता है, गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, जहाँ पे आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन जो रीजन है वो एक को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसी वजह से आपका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। मतलब असर्शन और रीजन तो सही है, लेकिन रीजन एक को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक, आपका आंसर बी। ये आप बताएं। A student was asked to write a step-wise procedure to demonstrate that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. He wrote the following steps. The wrong worded step is, both potted plants are kept in dark room for at least 3 days. Okay. Bottom of the bell jar is sealed to make them airtight. Okay. Both potted plants are kept in sunlight after the starch test. A leaf from both the plant is taken to test the presence of starch. इसमें से कौन सा wrong worded है? जल्दी बताइए। A, B, C, D क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर सी होगा। देखिए दोनों ही प्लांट को आपने सनलाइट में डाला 2 घंटे के लिए, ठीक, बिफोर स्टार्च टेस्ट। यहाँ पे सनलाइट आफ्टर स्टार्च टेस्ट नहीं होना चाहिए, बिफोर स्टार्च टेस्ट होना चाहिए। ठीक, the length of a small intestine in a deer is more as compared to the length of the small intestine in tiger. क्यों? Mode of intake of food, type of food consumed, presence or absence of villi, absence of bacteria. तो आपका आंसर होगा बी, the length of a small intestine in deer is greater than that of the tiger due to different diet. हर्बीवोरस एनिमल ग्रास कंज्यूम करते हैं, जिसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा कर दिया गया। कार्निवोरस आपके साथ टाइगर है, ये मीट कंज्यूम करते हैं जिसको डाइजेस्ट करना आसान होता है, इसीलिए इनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। ठीक, इसको ध्यान दीजिए। द सीक्वेंस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन अ मसल सेल ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का क्या सीक्वेंस होगा? ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म पायरुवेट, मसल सेल के अंदर लैक्टिक एसिड एनर्जी। तो आपका आंसर साफ साफ दिख रहा है कि आपका आंसर ए होगा। जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट तक ब्लड में नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो जो आपका ग्लूकोज है वो 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड है, वो 3 मॉलिक्यूल कंपाउंड पायरुवेट में टूट जाता है और बाद में यही पायरुवेट लैक्टिक एसिड में टूटता है। ठीक, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूट जाता है। The energy released during cellular respiration is due to synthesis of, जो सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है वो किसकी वजह से हो रही है? राइबोसोम, आरबीसी, एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपका बेसिकली है एटीपी। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज, immediately used to synthesize a molecule of ATP, जिसको आप एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक, जो कि एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग सेलुलर एक्टिविटी के लिए। 2022 का पीवाईक्यू है। अगला, which of the following statement are correct in reference to the role of air during a breathing cycle in human being? ठीक, अब यहाँ पे ए कैसा रहेगा जब आप ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीदिंग साइकिल? इट हेल्प टू डिक्रीज द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। इट फ्लैटेंड एज वी इनहेल, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो फ्लैटेंड हो जाता है। इट गेट रेज्ड एज वी इनहेल, तो नहीं होगा। इट हेल्प द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर, बिल्कुल सही बात है। तो आपको आंसर आपका मिल गया, ए होगा पहला। सेकेंड बोल रहा है इट गेट रेज्ड एज वी
देखिए, 1 मिनट, क्वेश्चन क्या बोला है, शोन ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट बोला है, तो आपका आंसर ए है। सेकंड क्या है, इफ फ्लैटेंड एज वी इनहेल, ये जो कर्व है, ये कर्व आपका फ्लैटेंड हो जाता है। फ्लैटेंड होने का कारण है, जब ये ऐसे हो जाएगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा आपके लंग कैविटी का, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा है आपके पास ये, इट हेल्प इन द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर, देखो जब फ्लैट होगा तो चेस्ट कैविटी बढ़ जाएगा, तो ये दोनों ही आपका ए के अंदर है, तो आपका आंसर ये बन जाएगा। ठीक, ड्यूरिंग इनहेलेशन वी लिफ्ट आर रिब एंड फ्लैटेंड आर डायफ्राम। ठीक, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा रिब्स ऊपर आ जाता है, डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है, जो कि आपको एयर को अंदर पुल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, आगे असर्शन रीजन में आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसका बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक organism is much slower than that seen in the terrestrial organism. Rate of breathing in aquatic organism is much slower, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली आंसर डी हो जाएगा। ठीक, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज स्लोअर देन दैट इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली फास्टर देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर के अंदर कम होता है एज कंपेयर टू एयर। एक्वेटिक एनिमल को बहुत तेजी से सांस लेना पड़ता है ताकि वो एनफ ऑक्सीजन को यूज कर पाए, और फिश आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है। द फंक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ म्यूकस इन द नेजल पैसेज ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज टू, जो आपके नेजल पैसेज में जो म्यूकस की लाइनिंग होती है, उसका मेन काम क्या है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर, मूव द एयर इन एंड आउट, फिल्टर द एयर दैट वी ब्रीथ इन, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, तो आपका आंसर है सी। जो म्यूकस की लाइनिंग नेजल पैसेज में होती है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हवा में मॉइस्चर ऐड करती है, इनहेल्ड एयर को वार्म बनाती है, और जो डस्ट पार्टिकल सांस को जब इनहेल हम कर रहे हैं उस टाइम पे जो डस्ट पार्टिकल हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब ऑक्सीजन हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो इनमें से कौन सा चीज नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल, लैक्टिक एसिड अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड, जल्दी बताइए। सी ऑप्शन आ रहा है, तो आपका आंसर होगा ए। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है CO2 और H2O में। ठीक, ठीक, लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी रिलीज करता है। तो आपका क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ये तीनों तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बनेगा ना, एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनेगा, तो आपका आंसर ए होगा। ओके, आंसर चेंज कर दिया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ टू डिफरेंट एनिमल, फिश और ह्यूमन बीइंग आर शोन। दोनों एनिमल का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, अब आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ट्रू है। पहला, बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली इन द बॉडी ऑफ एनिमल, both have a thin and moist surface for gaseous exchange, both are poorly supplied with blood vessel to conserve energy, in both the blood return to heart after having oxygenated। ठीक, बताइए कौन सा इसमें ट्रू होगा, ए बी सी डी, जल्दी बताइए।
आपका आंसर बी होगा। फिश और ह्यूमन दोनों ही रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर आपका गैसेस में हेल्प करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक। दोनों ही के पास थिन एंड मॉइस्ट सरफेस होता है जिससे कि गैसेस एक्सचेंज एफिशिएंटली करा जा सके, थिन एंड मॉइस्ट सरफेस। फिश के अंदर गिल्स प्रेजेंट होता है, ह्यूमन के अंदर आपका एल्वेलाई प्रेजेंट होता है, एल्वेलाई। जो स्ट्रक्चर है ये डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डिफ्यूज करने में हेल्प करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। इस फिगर को एब्जॉर्ब करिए और बताइए कि क्या आंसर होगा। इस फिगर को एब्जॉर्ब करिए और बताइए कि क्या आंसर होगा। Observe the diagram of an activity given below. What does it help to conclude when the person exhale into the test tube? सिंपल सी बात है, लाइम वाटर आपके पास है, जब आप एक्सेल करेंगे तो CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। जैसे ही आप एक्सेल करेंगे तो जो लाइम वाटर है वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट पर्सिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, केमिस्ट्री में बताया गया था। और ये जो चेंज हो रहा है ये इंडिकेट करता है कि एक्सेल्ड एयर में CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक। ये रिएक्शन तभी होगी जब एक्सेल एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनहेल्ड एयर, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल, बताइए क्यों। टू कीप ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद डिऑक्सीनेटेड ब्लड, allow a slow supply of oxygen in the body, supply energy to the animal with low energy need, often change their body temperature. To keep oxygenated blood फ्रॉम मिक्सिंग विथ डीऑक्सीडेड ब्लड, जल्दी बताइए। तो आपका आंसर ये है, द राइट साइड हैंडल्ड डीऑक्सीडेटेड ब्लड सेंडिंग इट टू द लंग फॉर ऑक्सीजनेशन, द लेफ्ट साइड मैनेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग टू इट बॉडी, द सेपरेशन प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड टाइप्स इंश्योरिंग मोर एफिशिएंटली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीडेटेड को दूर दूर रखने में हेल्प करता है, मिलने नहीं देता है। आगे, in spring, sugar stored in root or stem tissue of a plant is transported to buds for the energy need of the bud to grow, temperature regulation, balancing the storage। बिल्कुल एनर्जी रीड की वजह से, क्योंकि बड आपका जो है सही से उस टाइम पे डेवलप नहीं हुआ है, बड डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने की वजह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। Upward movement of water in tall tree is due to translocation, excretion, photosynthesis और transpiration। तो आपका आंसर है ट्रांसपिरेशन, ठीक। अपवर्ड मूवमेंट वाटर में, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। वाटर इवेपोरेट होता है स्टोमेटा से, और जो इवेपोरेशन है ये एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है लीफ के और जाइलम टिश्यूज पे, जिसकी वजह से वाटर को ऊपर की तरफ खींचा जाता है रूट से जाइलम। Thin walled blood vessels are called, thin walled blood vessels are called aorta, capillary, artery और vena cava। तो आपका आंसर है बी, कैपिलरी। कैपिलरीज आर टाइनी ब्लड वेसल्स विथ वेरी थिन वॉल, जस्ट वन थिक सेल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक्सचेंज में मटेरियल के, ब्लड से सराउंडिंग टिश्यूज के तक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन के ट्रांसफर में टिश्यूज के अंदर। ये वेस्ट को कलेक्ट करती हैं सेल से। ये क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी बताइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन करेक्शन विद द फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल, मार्क्ड ए एंड बी इन डायग्राम। ए और बी का क्या होगा। ए कैरी, ए कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग, बी इट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर ए आ रहा है, ओके। तो आपका आंसर डी होगा। क्यों, देखिए डी होने का कारण ये है कि ब्लड वेसल ए रिप्रेजेंट द पल्मोनरी आर्टरी, तो ए जो आपका है वो पल्मोनरी आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी आपका पल्मोनरी वेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है राइट वेंट्रिकल से हार्ट की तरफ, और उसके बाद लंग की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए, और पल्मोनरी वेन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग से हार्ट की तरफ, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा बी।
ठीक है। आप सभी ने चैप्टर सही से पढ़ा नहीं है, एनसीईआरटी सही से रीड नहीं किया है, तो आज के लिए हम यही इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बाकी हम कल मिलते हैं 8 बजे। ठीक, 8 से 9 हमारी क्लासेस चलती हैं। इस चैनल पे आपको बेसिकली पूरे पीवाईक्यू डिस्कस कराए जाएंगे। आप सभी क्लास रेगुलरली अटेंड करें और टाइम से ज्वाइन करें। ठीक, कल इस चैप्टर के पीवाईक्यूज खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें और कौन से चैप्टर के पीवाईक्यू डिस्कस करने हैं। चैनल पे आप लोग टाइम पे आ जाया करें, क्लासेस आपकी छूट जाती हैं। क्लास 10th आपका है तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करिए। पीवाईक्यूज अगर आपने डिस्कस कर लिए हैं, पीवाईक्यूज अगर आपने 5 साल के प्रैक्टिस कर लिए हैं और एनसीईआरटी आपने 2-3 बार रिवाइज कर लिया है, तो 90-95% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं।